प्रियंका। नहीं, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। मीरा। नहीं। सिद्धश्री। कुछ आइडिया? यूजफुल है वो। ये एक्सपेक्ट करती हूँ मैम मैं इससे। ओके। ओके फाइन। श्रुति, आर यू देयर? वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप शेयर तो कर सकते हो म्यूट करके। ओके। शी इज नॉट देयर। कोई बात नहीं। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीजें जो कि हार्मफुल हो सकते हैं वही आप नहीं जानोगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हार्म करती रहती है हर रोज। उन चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। और किचन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली फूड्स, उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं हम लोग किचन में यूज करते हैं, पूरा सेटअप होता है। राइट। हम चीजें स्टोर कैसे करते हैं, फ्रिज कैसे मेंटेन करते हैं, एवरीथिंग, कुकिंग कैसे होता है, उसके लिए ऑयल्स कौन से यूज करते हैं कौन से नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग यहाँ पे आज हम जानेंगे। ठीक है। सो आप लोग तो मुझे जानते हो। सो आई थिंक इंट्रोडक्शन की इतनी जरूरत नहीं है। वी शैल स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयरिंग और हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको एक ग्लिम्स दिया था मैंने कम्युनिटी में कि आज आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे इस सेशन से। ठीक है। सो जो ये सेशन है, दिस इज कॉल्ड एज किचन रीसेट एंड हेल्थ ऑडिट। किचन को रीसेट करके हम अपना हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट मतलब हम लोग कैसे चेक पॉइंट्स रख सकते हैं ताकि हमारा हेल्थ सही रहेगा, ये हमें श्योर हो जाए। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो रहेगा, हेल्थ बिगिंस वेयर फूड बिगिंस। हम सभी खाना खाते हुए ही पैदा होते हैं, राइट। खाना इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है माँ के पेट में। और जब तक हम लाइफ टाइम अपना लाइफ टाइम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और एंड हो जाता है, तब तक हम खाने पे ही डिपेंडेंट होते हैं, राइट। आप इंटरेक्टिव रहिए। चैट बॉक्स में यस नो आप डाल सकते हैं। ठीक है। इससे मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी आपको और डीपली बताने के लिए। सो इसकी वजह से हम जब खाना सोचते हैं वो हेल्दी होना चाहिए। उसे हमें अ, जितना न्यूट्रिशन हो सके उतना न्यूट्रिशन हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे किचन को हमें सेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों सेट करना जरूरी है? वाई किचन हेल्थ मैटर्स? क्योंकि वही एक प्लेस है जहां पे हमारा लाइफ स्टार्ट होता है, राइट। अगर आपको लगता है किचन से ही हमारा पूरा हेल्थ स्टार्ट होता है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में चाहिए और यस टाइप करिए। ओके, ग्रेट। तो सभी को लगता है कि हमारा हेल्थ किचन से ही स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि किचन में अगर हम लोग सही से सब कुछ हाइजीन से लेकर स्टोरेज तक मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होने लगती है। हार्मोन इम्बैलेंसेस बढ़ने लगते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो लड़कों में भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इसके एक एक पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। लड़कियों में जैसे पीरियड्स डिले होना या बहुत जल्दी आ जाना, इवन हम फीमेल्स में। मेल्स में कैसे होता है, बाल्डनेस हो जाना या उनकी एनर्जी लेवल्स रिड्यूस हो जाना, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में कमी आना, कुछ गर्ल टाइप ऑफ जो बिहेवियर आता है बॉयज में, वो सभी होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से।
या फिर हेयर फॉल हो जाना यहाँ पे बीच में। सो ऑल दीज आर हार्मोनल इम्बैलेंस इन द मेल्स। बच्चों में भी ये देखा जाता है कि अर्ली ग्रेइंग हो रहा है, हेयर्स बहुत जल्दी वाइट हो जा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस ओनली। एंड हिडन डेली फूड हैबिट्स, जैसे फूड हैबिट्स होते हैं टाइम से लेकर, किस तरह से आप खाते हो, कौन से पैटर्न में खाते हो, कौन सा फूड खाते हो, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स। सब कुछ आपके हेल्थ पे असर करता है। सो जब भी आप इस चीज को देते हो, किचन के हेल्थ को, हाइजीन को अपने अकॉर्डिंगली हेल्दी वे में सेट करते हो, जैसे छोटे छोटे हैबिट्स फॉलो करना, आपको ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ देगा। हेल्थ के बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे बिकॉज आपने बेस प्रॉपरली सेट कर लिया। ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऐसे ही नहीं कहा जाता। प्रिवेंशन मतलब कुछ डिसीज आने से पहले हम उन चीजों को रोक दे, तब जाकर हमारा हेल्थ बेटर होता है। सो दवाइयां लेना, हॉस्पिटल्स के चक्कर मारने से बेटर है आप घर में ही उन चीजों को स्टॉप करें, कुछ हद तक एटलीस्ट आप स्टॉप करें। ठीक है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, आपके किचन की कंडीशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो आपको छोटे मोटे से लेकर बड़े तक जो भी डिजीजेस है, डिसऑर्डर्स है, वो होते ही रहेंगे और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ना ही सोच सकते हो कि वो हुआ क्यों। ठीक है। ये सभी चीजें हम आगे एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई हिडन किचन जंक्स। हर किसी को लगता है कि मेरे घर में तो हेल्दी खाना, गर्मा गर्म खाना बना के मैं खिलाती हूँ। ये किस हद तक सही लगता है आपको? आप सभी को लगता है कि आप हेल्दी खाना दे रहे हो? यस, तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, सभी को लगता है। आज ये आपका जो एक मिसकंसेप्शन है, जो आप ये सोच रहे हो, इस सोच को मैं बदल दूंगी। आपको समझ में आएगा कि आपके घर में क्या क्या अनहेल्दी चीजें आप हेल्दी समझ के खा रहे हो, हेल्दी समझ के यूज कर रहे हो। ठीक है। इम्प्रूव कुकिंग अवेयरनेस। कुकिंग भी करना एक कला है। कला इन द सेंस, किस चीज को कितना पकाना है, कौन से चीज को कब यूज करना है, ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। ये चीजों को जब आप रूटीन में ऐड कर लेते हो, तो आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स आप ऑटोमेटिकली देखने लगते हो। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड यूटेंसिल्स एंड स्टोरेज। आप जो बर्तन यूज करते हो, उनका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उनकी क्लीनिनेस से लेकर वो कौन से मेटल का है, कौन से मटेरियल का है, वो भी बहुत मैटर करता है। और आप अपने फूड जो आइटम्स होते हैं, जो भी ग्रोसरी लेकर आते हो या वेजिटेबल्स लेकर आते हो, किराना सामान या सब्जियां लेकर आते हो, वो कैसे स्टोर करते हो और कितने दिन तक स्टोर करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है आपके हेल्थ का कंडीशन बिल्ड करने में। नेक्स्ट इज बिल्ड हेल्दी किचन हैबिट्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखने में मदद करेगा। ना ही सिर्फ आपको, सारे फैमिली मेंबर्स, छोटों से लेकर बड़ों तक, सबका हेल्थ बेसिकली मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे आप सबसे एक सवाल है। जंक फूड का मतलब कौन से जंक फूड्स आप खाते हो? सभी लोग खाते हैं, मैं भी खाती हूँ जंक फूड। ठीक है। जस्ट आपके किचन में जो जंक लगता है, वो चीज आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स की कौन सी चीजें आप जंक है करके खाते हैं या नहीं खाते, वट एवर इट इज, आप लिस्ट डालिए। फ्राइड फूड, यस, ये श्रुति। इनफैक्ट फ्राइड फूड इज गुड। वाइट, आई विल टेल यू। मैदा, ओके, हिरल मैदा, ओके मीरा, मैदा। एंड कोल्ड ड्रिंक, वो तो पूरी तरह से जंक है। कोल्ड ड्रिंक इज अ जंक।
शुगर, यस। ब्रेड इज नॉट कंप्लीटली अ जंक, बट कुछ चीजें उसमें अफेक्ट करती है, उनको कैसे कम कर सकते हैं वो आप कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करके कर सकते हो, रिड्यूस इफेक्ट को। शुगर, टू मच व्हीट, वेरी नाइस श्रुति। बहुत ज्यादा गेहूं का आटा खाना भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हिडन जंक अवेयरनेस। आपके घर में आपको लगता है मैदा या फिर व्हीट, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स, आपका शुगर, ये सब कुछ जंक है। ब्रेड जो आप लोगों ने मेंशन किया, बट ये सभी जंक नहीं है। डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स जंक है। मैदा को भी किसी हद तक हम लोग यूज कर सकते हैं। उनको कॉम्बिनेशन, फूड कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है या कोई दाल है, पल्सेस, उनको अगर हम साथ में कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो वो इट्स लाइक 90% हेल्दी फॉर अस, उसका इफेक्ट नहीं होगा। शायद आप लोग शॉक हो गए होंगे ये सुन के कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब आप एक फूड प्लेट आप रेडी करते हो, बैलेंस्ड फूड या फूड प्लेट, बैलेंस्ड डाइट जिसे बोलते हैं, उसमें सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैट्स, एवरीथिंग, सारा कुछ इंक्लूड होता है। उनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है जो कि आप खा सकते हो और उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। जैसे कि वीट, वीट में ब्रान होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं। उन चीजों को हम खाते हैं सब्जी के साथ, दाल के साथ, और कुछ चटनी होते हैं या पिकल्स होते हैं, कर्ड होता है, छाछ होता है, ये सभी चीजों को हम कंबाइन करके जब खाते हैं तो वीट का जो हीट है या एक्सेस फाइबर है, उसमें भी हमें हेल्प मिलता है। सेम वे मैदा में क्या होता है, वो मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो है, मतलब मिनरल्स, वो चीजें और फाइबर हटा दिया जाता है, तो बेसिकली एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है वो, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर सिर्फ हम वही खा रहे हैं फैट के साथ, मतलब तला हुआ खा रहे हैं, मैदा मतलब बैटर बना के उस कुछ चीजें डाल के तल के खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इट इज अनहेल्दी। अगर आप चपाती बना रहे हो या किसी चीज में थोड़ा सा पार्ट वो ऐड करके बना रहे हो और वही दाल सब्जी के साथ खा रहे हो, सैलेड्स के साथ खा रहे हो, दैट इज ओके। ऐसा मत समझिए कि वो कंप्लीटली जंक है, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। कहाँ पे यूज करना है वो बहुत स्मार्टली चूज करना है। कोई आटे के साथ मिक्स करके कर सकते हो, कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके कर सकते हो। चपाती अगर बना रहे हो तो चपाती बना लो, बट उसको सब्जी दाल के साथ खा सकते हो, बट दिस शुड नॉट बी एवरी डे। ठीक है। रिफाइंड जो होते हैं वो आपका व्हीट का आटा भी होता है। एनी गेस? व्हीट का आटा जो है उसे भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड या रिफाइंड बोल सकते हैं। किस कंडीशन में, कोई गेस कर सकता है यहाँ पे? नो, कुछ आइडिया नहीं है। जब वो गेहूं का आटा या कोई भी आटा जो आप घर पे लाते हो वो पैकेज्ड लेकर आते हो, तो वो मैदा के बराबर ही होता है। उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, क्योंकि उसको पूरी तरह से क्लीन करके पैकेज करके बेचा जाता है। सो दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली अनहेल्दी, क्योंकि उसमें कौन सी चीज ऐड कर रहे हैं, क्या प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं, हम लोग नहीं जानते। और उसको स्टोर करते हैं। अभी आप फॉर एग्जाम्पल, आप आटा फ्रेशली लेकर आते हो, पीस कर लेकर आते हो, 15 दिन के अंदर उसमें थोड़े से ये लगने लगते हैं, कीड़े आ गए हैं, वैसे लगने लगते हैं, राइट? तो आप सोचिए पैकेज्ड आटा कितने महीनों से पड़ा हुआ रहता है शॉप में, उससे पहले फैक्ट्री में, उससे पहले कौन सा गेहूं या कौन सा ज्वार यूज किया होगा वो पता भी नहीं, कितना क्वालिटी कौन सी है उसकी वो भी नहीं पता। तो वैसे खाने से बेहतर है आप
पास के फ्लोर मिल में जाके अपना आटा बनवा पिसवा कर लेकर आओ, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मिथ कि आपका जो आटा है जो आप खा रहे हो पैकेज्ड वाला वो हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है। मल्टीग्रेन आटा सभी को सूट नहीं होता है। आजकल मार्केट में वो फैड है कि मल्टीग्रेन आटा भी आपको बहुत बेनिफिट्स देते हैं, बट नहीं, उससे इनडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग का इश्यू होने लगता है। सो टेक केयर। आप आज से कोई भी अनाज खा रहे हो, आटे का रोटी बना रहे हो तो सिंगल आटा रहे। क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सी करके आप टाइप कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो मार्केटिंग इन्फ्लुएंस जो रहता है उसको भी अवेयरनेस, उसका भी अवेयरनेस होना चाहिए। वो कैसे? आपके जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, अभी मार्केट में जो बना बनाया हुआ इडली का आटा, डोसा का आटा मिल जाता है आपको, आपको लगता है वो हेल्दी है? नो, वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज उसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट या कुछ एक्स्ट्रा चीजें, शुगर, ऐसी चीजें ऐड करनी ही पड़ती हैं ताकि वो टिके। और यस, प्रियंका ने जैसे डाला कि मैगी, पास्ता, जो वीट वाले आते हैं, जो ज्वार वाले आते हैं, ये सभी हेल्दी माने जाते हैं। दे आर हेल्दी अप टू सम एक्सटेंट, अगर हम उनके प्रिजर्वेटिव को साइड में हटाएं। और ये चीजें हम अगर कभी कभी खाएंगे, महीने में एक बार या दो बार, ठीक है, बट उसको भी जब आप बनाओगे, ढेर सारी सब्जियां अगर आप डाल के बनाओगे तो उनके भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बट इसको रेगुलर वे में नहीं यूज करना है, महीने में एक या दो बार, और थोड़े क्वांटिटी में आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो मार्केट में इवन ब्रेड भी आता है, ब्राउन ब्रेड। गेहूं के आटे का ब्रेड कोई बना सकता है, बेक कर सकता है? आपको कुछ आइडिया है इस चीज का? अगर है तो यस डालिए, नहीं तो आप नहीं करके टाइप करिए नो। ब्रेड जब गेहूं के आटे का बनाते हैं, उसमें से पूरी तरह से ब्रांड निकालना पड़ता है, मतलब उसका जो फाइबर पार्ट है वो निकालना पड़ता है। और इसमें जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है, जो चिकना चिकना हटाती है ना, हम जब नीड करते हैं तो चिकनाहट आती है, वो चीज कभी भी, आटा जो गेहूं के आटे से हम लोग ब्रेड या केक बनाते हैं तो वो फूलने नहीं देता, फूलता नहीं है। वो फुलाने के लिए उनको एडिटिव्स डालने पड़ते हैं उसमें। उसमें मैदा भी जाता है। आप अगर 1 कप फ्लावर ले रहे हो तो आपको पूरा 1 कप बटर डालना पड़ता है उसमें। शुगर डालना पड़ता है उतने ही क्वांटिटी में। सॉल्ट जाता है, सोडा जाते हैं उसमें। सो एक हेल्दी चीज सिर्फ व्हीट का आटा करके दिखाकर आपको मल्टीपल, मतलब बहुत बड़ा लिस्ट है यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स का, ये सारा खिलाया जाता है। सो दिस इज मार्केटिंग गिमिक। इससे इन्फ्लुएंस मत होइए। इसको भी आप खा सकते हो जब आपका पेट ठीक नहीं है या कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। आप ये भी ठीक खा सकते हो कभी कभी वीकेंड्स पे, या महीने में एक दो बार, जो भी ये जंक लिस्ट में आते हैं आप खा सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। ना कि ब्रेड बटर लगा लिया, साइड में एक ग्लास ऑफ जूस रख लिया और ब्रेड बटर खा लिया और जूस पी लिया। इससे शुगर स्पाइक फास्ट हो जाता है। जिसको भी डायबिटीज है उसका शुगर लेवल तो बढ़ ही जाएगा इमीडिएटली। हम जैसे हेल्दी लोगों का भी शुगर स्पाइक हो जाता है। सो आप किस कॉम्बिनेशन के साथ खा रहे हो वो भी देखिए। इवन मुंबई में भी जो बटाटा पोटेटो डाल के जो बनाते हैं सैंडविच, खा सकते हैं, बट टेक केयर कि उसमें आप सैलेड डाल रहे हो या फिर पनीर प्रोटीन पार्ट एटलीस्ट इंक्लूड कर रहे हो, तब जाके वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगा। अदरवाइज बटर के साथ ब्रेड खाना कंप्लीटली जंक है। जूस के साथ टोस्ट बना के खाना, चाय के साथ टोस्ट बना के खाना, या फिर आप चाय और चपाती भी खाते हो तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल।
ऐसी कई सारी चीजें हैं, इसका भी एक मैं टोटल टॉपिक पे आपको अलग से सेशन लूंगी। ठीक है। सो ऐसी सारी चीजें आपके किचन में रहते हुए भी वो जंक है जो आप खा रहे हो, आपको लगता है कि वो हेल्दी है, जबकि वो हेल्दी नहीं है। जब भी आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको उसका लेबल रीड करना आना चाहिए। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट दिखता है, इंग्रेडिएंट लिस्ट होता है, राइट? सबसे पहला जो होता है, जैसे वीट डालते हैं फिर बाद में मैदा भी रहता है, ब्रेड का अगर एग्जांपल ले तो वीट, नेक्स्ट इज मैदा। उसमें परसेंटेज कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता। वो देखकर आप चेक कर सकते हो। और अभी आजकल एक ट्रुथ इन करके एक एप्लीकेशन आया है, ऐप आया है, वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें वो खुद स्कैन करके बताएगा कि ये प्रोडक्ट कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। मैं टाइप कर दूं कौन सा है वो? चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब डिमांड करते हैं तो हम लोग उनको नहीं रोक सकते। सो उस टाइम में आप क्या करेंगे, वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उसका जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करेंगे। हर एक पैकेट पे रहता है उसका, या इंग्रेडिएंट का नेम भी अगर आप उस एप्लीकेशन में डालेंगे तो उसका रेटिंग आता है। 2.5 के नीचे रहेगा तो सबसे बेकार है, 2.5 के अगर ऊपर आता है तो ठीक ठाक है, आप खा सकते हो। ये आज ही आप सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। इससे आप बच्चों को भी जंक खिलाने से बचा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्टेपल्स। आपके पास जो दालें हैं, सभी दालें अगर पॉलिश्ड दाल यूज करते हैं तो सॉरी, आप बहुत गलत चीज खा रहे हो। दालें छिलकों के साथ होने चाहिए, ये रोटेशन में आने चाहिए। या फिर आप मिक्स कर रहे हो, मूंग दाल जो छिलका वाला होता है उसमें थोड़ा सा पॉलिश वाला दाल डाल के यूज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पॉलिश्ड पॉलिश्ड एवरीडे पॉलिश्ड दाल ही खाते जा रहे हो, सो दैट इज नॉट गिविंग गोइंग टू गिव यू बेटर इफेक्ट। आप अपने मुझे एक आपसे सवाल पूछना है कि एक हफ्ते में आप जो होल मूंग या मटकी बोलते हैं, या फिर अक्खा मसूर, छोले, राजमा, ये एक हफ्ते में कितने बार खाते हो? टाइप इन द चैट बॉक्स। 5 days, once or twice, 2 days, एवरी डे? ओके, एवरी डे करते हैं तो बहुत ही सही है। 2 days। ओके। सो आप ये दालें हर बार रोटेशन में रखिए ताकि आपको गुड फाइबर, जो फाइबर रिक्वायरमेंट रहती है उसकी, आपके गुड बैक्टीरिया के लिए, पेट में जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दो चीजें होती है, दो बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया को ये जो होल ग्रेन्स होते हैं उसमें जो फाइबर होता है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर वो आप डेली फूड में कंज्यूम करते हो, मतलब छिलके वाली दालें आप अगर यूज करते हो, तो आपको ब्लोटिंग, गैस होना कम हो जाएगा। इवन बच्चों में भी 2-4 दिन में पेट बिगड़ने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, गैस बनने लगता है। और फिर आपको लगता है कि मैंने तो कुछ खिलाया नहीं, उसने तो कुछ इससे गलत खाया भी नहीं है, तो क्यों पेट दुख रहा है? बिकॉज उनके डाइट में फाइबर कम है। वो सैलेड्स हम जैसे बड़े वाले जबरदस्ती खा भी ले, बट सैलेड छोटे बच्चे ज्यादातर नहीं खाते हैं। फ्रूट्स को जूस के फॉर्म में प्रेफर करते हैं बच्चे, राइट? वो आदत हमें डालनी होती है बच्चों में कि आप जब भी फ्रूट खा रहे हो तो होल फ्रूट खाना है। बनाना जो रहता है उसका छिलका निकाल के खाते हैं, फिर भी उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होती है। वो हर रोज एक भी अगर दे देंगे बच्चों को तो उनका मोशंस क्लियर होना बहुत इजी हो जाता है, छोटा वाला। ठीक है। ये आप टिप्स चाहिए तो लिख लो, आपको बहुत यूज होगा।
छिलके वाली दाल, अक्खा मसूर होता है, आपके छोले राजमा आ जाते हैं, आपका मूंग दाल भी होता है। आप होल मूंग दाल यूज कर सकते हो। मटकी, मटकी मतलब मॉथ बीन्स, जो आप उसके स्प्राउट्स बना के खिला सकते हो, ये चीजों में आपके आ जाते हैं छिलके वाली दालें। ठीक है। स्टोरेज, जब आप इन चीजों को स्टोर करते हो तो कीड़े लगने लगते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में पाउडर्स मिलते हैं, बोरिक एसिड पाउडर, ये सब कुछ, वो अच्छे से लगा के स्टोर कर देते हैं। बट वो बोरिक पाउडर जो है, वो आपके जो ग्रेन्स है, जो भी आप दाल चावल या कोई कुछ भी स्टोर कर रहे हो, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कम कर देता है। भले वो कीड़ों से बचाए, बट उनके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कम कर देता है। इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है। सो बेटर आप इन चीजों को ना यूज करें। आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हर महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट में आप लेकर आइए और उनको यूज करते रहिए। कीड़े लगने तक का वेट ना करें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो कि आप आपके डेली रूटीन में रख सकते हो, जिससे कि ना ही कीड़े खाओ, ना ही आप केमिकल खाओ। आप जो भी खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। ठीक है। और कुकिंग हैबिट, यहाँ पर मुझे एक सवाल है फिर से आपसे कि कुकिंग हाई फ्लेम पे रख के कौन करता है? कौन कौन ज्यादा, मतलब फटाफट खाना बन जाए, ऐसे किस किस को लगता है कि हाई फ्लेम पे रख देंगे, फटाफट पक जाएगा और रख दे, खा लेंगे? सो ये कौन कौन करते हैं? चैट बॉक्स में आप डालते जाइए आंसर। फटाफट कुकिंग कौन करता है यहाँ पे? नो, मीडियम फ्लेम ओनली, ओके। कभी कभी मैं तो करती हूँ सुबह सुबह, ओके। समटाइम्स हाई फ्लेम, समटाइम्स, ओके। नो, फास्ट बनाने के चक्कर में जल जाता है। ओके। हाँ, फास्ट बनाने के चक्कर में जल तो जाता है डेफिनेटली। बट यूजुअली जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या बच्चे तंग करने लगते हैं, तो ऐसा फील होता है कि फटाफट से खाना बन जाए, हम लोग बना लें और सबको खाना परोस दें और हमारा जॉली टाइम मिल जाए। ये सबको लगता है ना? और सबको सॉफ्ट, यहाँ पर किस किस को बहुत सॉफ्ट पका हुआ खाना पसंद है? बहुत सॉफ्ट। थोड़ा सा कच्चा कच्चा रह जाए तो पसंद नहीं आता, ऐसा कौन कौन है यहाँ पे? ओके। ओके। मीडियम। ओके, यूजुअली ये दो प्रैक्टिसेस हैं, ये दो आदतें हैं जो कि आपके फूड के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो पोषण होता है, वो पूरी तरह से जीरो कर देते हैं। एक तो हाई फ्लेम पे पकाना, जिसे आपके बी विटामिन जो होते हैं वो पूरे वोलेटाइल हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। जो भाप बनती है और फास्ट कुकिंग होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी सेव नहीं होते। जब आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ढक कर पकाते हो तो सारा न्यूट्रिशन उसमें रिजर्व हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे, और वो आपको जब आप खाएंगे वो तभी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो जिस जिसको एसिडिटी है, जिस जिसको हेडेक होता है, और जिस जिसको मोशंस प्रॉपरली क्लियर नहीं होते, उन लोगों में हाई फ्लेम पे पकाया हुआ खाना और ज्यादा तकलीफ करता है। ये शायद ही कोई आपको बताता होगा, बट ये प्रूवन है कि जब भी आप हाई हीट पे पकाते हो तो आपके स्टमक इश्यूज 100% स्टार्ट होंगे। इमीडिएटली नहीं, बट धीरे धीरे तो स्टार्ट होंगे ही। तो आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, ढक कर पकाना है। और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सॉगी बना दोगे
तो उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स निकलने लगते हैं। सो बेटर आप थोड़ा सा कच्चा, क्योंकि फाइबर पूरी तरह से गल जाता है तो उसका कुछ भी यूज नहीं रहता, कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। सो टेक केयर, थोड़ा सा एक क्रंच एटलीस्ट वो रह जाए जब आप पकाते हो। ये टिप किस किस को यूजफुल लगा, फायदेमंद लगा, प्लीज राइट यूजफुल इन द चैट बॉक्स और यू इन द चैट बॉक्स। नाइस नाइस, रिमेम्बर और फॉलो भी कीजिए, यूजफुल यूजफुल यूजफुल। ग्रेट। सो यहाँ पे जो है कॉमन हिडन जंक आइटम्स हम लोगों ने लिस्ट कर लिया। एंड सिद्धश्री आपने पूछा कि ब्रेड का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। ब्रेड का कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, आप घर का चपाती या रोटी ही खा सकते हो। अगर आपको ब्रेड अगर खाना है तो बेटर यू यूज सम प्रोटीन सोर्स, जैसे कि पनीर है या दही वाला चटनी बना लिया, और वेजिटेबल्स। आपको ये दो चीजें तो उसमें ऐड करनी ही है। या फिर बेसन का जो चीला बनता है उसके साथ आप पेयर कर सकते हो, वो एक हाई प्रोटीन सोर्स भी बन जाएगा, कंप्लीट मील बन जाएगा। ठीक है। पैकेज्ड आटा और सीरियल्स, रेडी स्पाइस मिक्सेस। मसाले सभी लोग घर पे बनाते हैं, मसाले आप सब घर पे बनाते हो, जो रोज यूज करते हो वो मसाले, ना कि पाव भाजी या सांबार मसाला जो कि कभी कभी यूज होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जो रोज के मसाले होते हैं वो भी आप घर में बनाएंगे तो सबसे बेटर होता है। वो सालों साल टिक भी जाते हैं और उसमें कुछ खराबी भी नहीं आती है। जब आप रेडीमेड स्पाइसेस लेकर आते हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा डालते हैं, उसमें जो अननेसेसरी ग्रेन्स होते हैं, जो लो क्वालिटी के मसाले होते हैं वो ऐड करके उसमें क्वांटिटी वॉल्यूम उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए ऐड किए जाते हैं। सो बेटर आप घर के ही स्पाइसेस यूज करें। फ्लेवर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आजकल छाछ आता है, अलग अलग लस्सी आते हैं फ्लेवर के, ये सभी इवन बच्चे भी कंज्यूम करते हैं, राइट। ठंडा ठंडा एकदम ले लिया मार्केट से, फ्लेवर वाला है, पी लिया, बहुत बढ़िया लगता है, सही है। बट वो भी कितना लॉन्ग ड्यूरेशन से कहाँ कहाँ स्टोर किया गया है, और आजकल तो आप जानते हो दूध का क्या क्वालिटी रह गया है, स्मूथ है, या अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि प्रिजर्वेटिव से भरे हुए रहते हैं, केमिकल से भरे हुए रहते हैं। और जो वो पैकेजिंग करते हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या उसमें आ, मतलब फंगस या ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रोथ हो जाता है, वो तो हम लोग टेस्ट कर ही नहीं सकते, जिससे कि फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये चीजें भी हमें अवॉइड करनी है। आप ताजी ताजी लस्सी और जो छाछ है, मिल्क है, मिल्क शेक्स है, वो सभी आप घर पे बना सकते हो। सो टेक केयर, ये भी आपको फ्रीक्वेंटली हर रोज नहीं लेना है, जैसे मिल्क शेक्स है एंड एवरीथिंग फ्लेवर्ड, आप फ्रेश वाला घर पे बना के आप कंज्यूम कर सकते हो। सो बाहर से अगर कोई दही लेकर आता है या छाछ लेकर आता है, प्लीज रिक्वेस्ट है वो स्टॉप करिए। घर पे एटलीस्ट आप दो या हफ्ते में 2 या 3 दिन भी अगर आप कर्ड सेट करके रखोगे, हो जाएगा आपका काम उसमें। फ्लेवर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी डेंजरस। वो बैक्टीरिया जो रहते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, उनका पूरा बैलेंस बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आता ही आता है। नेक्स्ट, रिफाइंड ऑयल्स। ऑयल्स आपके घर में कौन कौन से यूज करते हैं, लिस्ट डालिए प्लीज चैट बॉक्स में। जो पकाने के लिए आप तेल यूज करते हो, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल राइट, गोल्ड ड्रॉप, ग्राउंड नट फ्रॉम लकड़ी का खाना, ग्रेट, फॉर्चून, हुस्बी ऑयल, ओके, नाइस। सो
जो भी आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं वो किसी भी काम के नहीं है। आपको पता है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो फिल्टर कर करके लास्ट में केरोसिन बनता है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। उसका इतना कुछ सही तरीके से यूज नहीं होता। उसी तरह से आपके जो सीड्स होते हैं जिसे ऑयल निकाले जाते हैं, वो जो लास्ट में रह जाता है वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इन ऑयल्स का एक प्रॉब्लम होता है मेजर, जो है कि जब आप इसको गर्म करते हो तो इसमें जो ये जो ऑयल है ये प्योर फैट है, राइट? फैट है ये, इसमें कुछ भी दूसरा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जब आप इसको गर्म करते हो उस टाइम में इसका स्मोकिंग पॉइंट, जो गर्म होने का पॉइंट होता है, वो बहुत जल्दी शूट अप हो जाता है, जिससे ये जो फैट है ट्रांस फैट में बदल जाता है। नाउ जैसे श्रुति ने बोला कि फ्राइड फूड अनहेल्दी होता है, वो हेल्दी भी बना सकते हैं हम उसको जब आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करेंगे। लकड़ी के खाने का ऑयल आप जब यूज करेंगे तब वो आपको अच्छा हेल्थ देगा, क्योंकि उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ओमेगा 3, 6 और 9 का बैलेंस होता है। ये जब बैलेंस में रहता है तो आपके फूड में टेस्ट भी आ जाता है। जो रिफाइंड ऑयल आप यूज करते हो उससे क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है। रिफाइंड ऑयल्स आपके हार्ट हेल्थ को खराब करते हैं। जो कोल्ड प्रेस ऑयल है या खाने का और तेल है वो आपको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तब जाकर थोड़ा सा टेस्ट लगेगा, जबकि कोल्ड प्रेस ऑयल जो हेल्दी ऑयल है वो थोड़ी क्वांटिटी में भी बहुत सारा टेस्ट और न्यूट्रिशन देता है। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन मैं बताती हूँ। साइंस का ये है, रिफाइंड ऑयल में जबकि कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहता, एब्सेंट होता है, तो वहां पे जो हम खाना पकाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी बना रहे हो, उसमें विटामिन है, बी विटामिन है, विटामिन ए है, डी सॉरी के है, ई है, ये सभी विटामिन आते हैं। ये जो दो प्रकार के होते हैं, एक है पानी में घुल जाते हैं जल्दी से, एक है ऑयल में घुलते हैं। जैसे कि विटामिन ए, एग्जाम्पल विटामिन ए, अगर वो विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में है आपके सब्जी में और वो अच्छा ऑयल नहीं मिल रहा है, मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं डाल रहे हो जिसमें कि न्यूट्रिशन है, तो वो बॉन्ड नहीं बनेंगे और आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। वो बॉन्ड बनने के लिए जो ऑयल में गुड फैट है और यहाँ सब्जी में आपका विटामिन है, वो दोनों मिक्स होंगे तभी एब्जॉर्ब होंगे। जबकि ये जो बॉन्ड बनने के लिए फैट जो रिक्वायरमेंट है वो रिफाइंड ऑयल में नहीं प्रेजेंट होता। सो ये एक मेजर डिफरेंस है कि आप हेल्दी खाना खाते हुए भी आपको वो विटामिन नहीं मिल रहे हैं। सही लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? सो आज से क्या करेंगे आप? कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करेंगे। मैंने ये मेरे घर पे ही अच्छे से मतलब एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूं मैं। 15 लीटर जबकि हमें 3 महीने में लगता था, अभी सिर्फ 5 लीटर लगता है 3 महीने में। 5 लीटर कौन सा है? कच्चे घनी वाला। हाँ, विच ऑयल, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सो जो क्वांटिटी है, पैसा है आपका उतना ही जाएगा, बट आपके हेल्थ में डिफरेंस बहुत आएगा, राइट? सो आज से आप किचन में जो भी ऑयल लेकर आएंगे वो कच्चे घने का ही होगा, रिफाइंड ऑयल ही रहेगा। 15 लीटर जो तेल होता है उसका एक डब्बा आता है, वो भी कुछ 3000 के रेंज में आता है, राइट? अभी तो मैं भूल चुकी हूँ उसका रेट।
तो उसी में 5 लीटर 6 लीटर आपका आराम से आ जाता है, और कुकिंग ऑयल भी कम लगता है। आप सबको मैं होमवर्क देने वाली हूँ इस सेशन के बाद लास्ट में। मुझे सभी के किचन में मैंने जो जो बोला है वो रिप्लेस करेंगे, धीरे धीरे घर पे सब बताकर रिप्लेस करेंगे, और उसके फोटोज मुझे कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे। मुझे सभी के फोटोज देखने हैं, ठीक है? मुझे ये भरोसा होना चाहिए एटलीस्ट मेरे आसपास जो है लोग, वो एटलीस्ट हेल्दी हो, उनके हैबिट्स हेल्दी हो। इसी वजह से मैंने ये सेशन स्टार्ट करे हैं। सो प्लीज टेक ऑल दिस सीरियसली, एंड हेल्दी फूड्स, हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड करिए आपके रूटीन में। कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? आप ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हो, आप सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हो, आप करडई जो खुशबी बोलते हैं ना, वो भी आप यूज कर सकते हो। बट वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए, मतलब कच्चे घानी का होना चाहिए। और आप इनको रोटेशन में यूज कर सकते हो, एक महीना ये यूज कर लिया, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा। जब आप रोटेशन में यूज करते हो, तो आपको सारे ऑयल्स जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं उसके न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं। नॉर्थ में कौन सा तेल ज्यादा यूज होता है, किसी को आइडिया है? फर्स्ट 2 पॉइंट्स कौन से मिस हो गए? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस, यस, मोहरी सा तेल, दैट इज सरसों का तेल, नॉर्थ में ज्यादा यूज होता है। और साउथ में कौन सा यूज होता है? कोकोनट ऑयल। महाराष्ट्र में कौन सा यूज होता है? ग्राउंडनट ऑयल, शेंगदाणे से तेल, राइट? क्यों ऐसे वो यूज करते हैं? नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, मिड सेक्शन में जो इंडिया के भारत के बीच वाला ये है स्टेट्स है, वहां पे अलग। ऐसे क्यों यूज किया जाता है? किसी को कुछ आइडिया है? सोयाबीन का भी यूज कर सकते हैं। यस, क्लाइमेट फैक्टर, फार्मिंग, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर एक्चुअली। सोयाबीन, अच्छा, सोयाबीन तेल आपके पास अवेलेबल है, कोई बात नहीं, बट आप उसको हर एक महीने में या 2 महीने में चेंज करते रहिए विद ग्राउंडनट ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। करडई का तेल आप यूज कर सकते हो। सो वन ऑफ द रीजन कि आपके जो ऑयल्स है अलग अलग रीजन में, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, मिड रीजन में अलग, क्यों होता है? क्योंकि वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनता है। आपको नॉर्थ में ठंडी ज्यादा मिलेगी, जिसके वजह से आपका डाइजेशन स्लो रहता है। अगर आप सरसों का तेल यूज करते हो तो आपका जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है। साउथ साइड में भी वैसे ही रिलेट करता है, महाराष्ट्र में या सराउंडिंग में भी वही रिलेट करता है। बट हमारे इंडिया में सीजन्स चेंज होते रहते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑयल्स रोटेशन में लाते हो, आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। किसी एक ऑयल के वजह से जो ओवरलोड होता है वो भी कम हो जाएगा, आपको अलग अलग फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज यू नीड टू रोटेट द ऑयल्स। ये सारा मैं आगे का ही बता रही हूँ, तो अभी आप नोट डाउन कर सकते हो। रीहीटेड ऑयल्स आपको यूज नहीं करने हैं। तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपको आपका बजट सपोर्ट करता है तो आप कच्ची घनी का तेल भी यूज कर सकते हैं। बट आई प्रिफर कि कच्ची घनी का तेल आप थोड़ा सा कम यूज करें तलने के लिए। रिफाइंड ऑयल में तल जाता है जल्दी से, और बहुत क्वांटिटी भी कम लगती है, और उसका जो वेस्टेज होता है बाद में हमको बार बार रीहीट करके यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो हम उसको फेंक सकते हैं। थोड़े ऑयल में ज्यादा जो तल लेते हैं वो यूज कर लिया तेल और फेंक दिया।
जबकि जो आपका कोल्ड प्रेस का ऑयल है थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा। तो ये यहाँ पे फैक्टर जो पैसे का मामला आता है, तो यहाँ पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। मैं वैसे ही करती हूँ। फ्राइंग के लिए रिफाइंड ऑयल यूज होता है, कुकिंग के लिए जो एवरीडे होता है उसके लिए कच्चे खनी का तेल ही यूज करती हूँ, और वो भी रोटेशन में। एंड रिफाइंड ऑयल मैं यूज करती हूँ तलने के लिए, तो तलना हमारे महीने में एक बार शायद होता है, या फिर 2-3 महीने में कुछ बनता है। पहले बहुत बनता था, अभी पूरा मिनिमाइज कर दिया है मैंने। ठीक है। सो ये सभी कॉमन जंक्स होते हैं आपके घर में, जिससे कि आपके हेल्थ में इश्यूज कॉमनली आते रहते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैं तो हेल्दी खाती हूँ, फैमिली को हेल्दी फूड ही देती हूँ, फिर भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इन चीजों का आप चेकलिस्ट बनाइए। मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में भी शेयर करूंगी। आप अपने किचन को रीसेट करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं यूटेंसिल्स एंड स्टोरेज अवेयरनेस। ग्रेट। फ्राइड फूड कम खाना ही सही होता है। पहले के जमाने में कैसे होते थे, जब भी फेस्टिवल आते थे तभी फ्राइड फूड ज्यादा बनता था। बट आजकल कैसे हो गया है, सभी को तलना आता है, तो सब कुछ अवेलेबल है, तो हर रोज कुछ ना कुछ फ्राई करके खा लेते हैं। तो उनको हार्ट अटैक आना पॉसिबल है, वीकनेस आना, एसिडिटी होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। सो तला हुआ खाना आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार एंजॉय कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं यूटेंसिल्स पे और स्टोरेज पे। यूटेंसिल्स और हेल्थ का क्या कनेक्शन है? आपके घर में ज्यादातर कौन से मेटल के बर्तन हैं, आप चैट बॉक्स में डालिए। एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, या फिर जो मिट्टी का आता है वो। स्टील, ग्लास, आयरन। ओके, ग्रेट। स्टेनलेस स्टील, नाइस। एल्यूमिनियम, ओके। आयरन, स्टील, सम नॉन स्टिक पैन्स। ओके। सो एनीवन नो कि नॉन स्टिक पैन्स, एल्यूमिनियम, ये सभी यूज नहीं करना चाहिए करके मार्केट में बैन किया गया है। बहुत बहुत सारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो रील्स बना के, वीडियोस बना के डालते हैं कि ये सभी अनहेल्दी है। इसका रीजन पता है आप लोगों को? इफ यस, टाइप यस। इफ नो, टाइप नो इन द चैट बॉक्स। नो, नो। ओके। सो आपके जो एल्यूमिनियम है, मेजरली ये बहुत पॉइजनस हो जाता है कुकिंग के टाइम में। जब एल्यूमिनियम में हम लोग ऑयल या घी ऐसी कोई भी चीज डाल के पकाते हैं, या फिर खट्टी चीजें जैसे टोमेटो है, या इमली डाल के बनाते हैं, तो ऐसी चीजें बहुत जल्दी एल्यूमिनियम को खींच लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, जो कि एक टॉक्सिन होता है, एक पॉइजन की तरह होता है, जो धीरे 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 आपके बॉडी में असर दिखाता है गलत तरीके से। जब आप ये एल्यूमिनियम में बनाते हो, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जब एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके डाइजेशन को सबसे पहले खराब करेगा। उसके बाद इवन बच्चों में भी उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, जो ब्रेन मतलब उनकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें प्रॉब्लम लाता है। इसके वजह से नहीं यूज करना चाहिए एल्यूमिनियम का। आप नॉर्मली कुछ स्टोर करना है कर सकते हो, खट्टी या ऑयली चीजें उसमें नहीं यूज करना है। सो आज ही आप एल्यूमिनियम के जो भी बर्तन है आपके पास वो रिप्लेस करिए। आप स्टील यूज कर सकते हो, आप ग्लास यूज कर सकते हो, आप जो क्ले पॉट्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। इवन आयरन के बर्तन भी आप यूज कर सकते हो।
विच इज वेरी गुड। इनके भी बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप आयरन का वेसल यूटेंसिल बर्तन यूज कर रहे हो, इससे जो आयरन रिलीज होता है आपके फूड में, वो आपके हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो इनको ओकेजनली यूज करना सही होता है। हर रोज आयरन की कढ़ाई में बनाना भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। उसके बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जब आपके बॉडी में कुछ मेटल्स के लेवल बढ़ जाते हैं। तो टेक केयर। आप कभी कभी ये चीजें यूज कर सकते हो फॉर गुड हेल्थ। आयरन आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन वाले बर्तन आप यूज कर सकते हो। सेकेंड इज स्टील। स्टील इज वेरी सेफेस्ट मेटल विच यू कैन यूज। स्टील आप हर रोज के यूज में ला सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। यस, इन आयरन कढ़ाई टेस्ट डिफरेंट, बट उसका जो आप बना देते हो तो इमीडिएटली आप दूसरे बर्तन में आपको ट्रांसफर करके रखना पड़ता है। अदरवाइज उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी अलग आने लगता है। दैट इज द टॉक्सिसिटी। तो उस वजह से आपको ये आयरन की जो कढ़ाई है या आप बर्तन यूज कर रहे हो, वो अल्टरनेट डेज पे या कोई एक आइटम बना लिया, या एक वीक में 3-4 बार आप यूज कर रहे हो, तो उसका जो आयरन आपको मिलता रहेगा, दैट मच इज इनफ टू मेंटेन योर हीमोग्लोबिन लेवल्स। अगर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है, तो आप बनाओ और इमीडिएटली आप शिफ्ट करो किसी और बर्तन में, स्टील में, या आप एक इसमें मटके में शिफ्ट कर सकते हो, जिससे कि उसका जो आयरन कंटेंट है वो भी बना रहेगा। आपको टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, खराब नहीं लगेगा, और उससे टॉक्सिसिटी भी नहीं बढ़ेगी। आप आराम से खा सकते हो। ये ट्राई टेस्टेड है, प्रूवन है, मैं खुद भी कर चुकी हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो। टेस्ट चेंज अगर लगता है आपको तो इमीडिएटली शिफ्ट करो। सब्जी बना ली, दूसरे बर्तन में आप निकाल के रख दोगे, दैट विल बी सेफ। ठीक है। अभी आते हैं। ओके, थैंक यू। अभी आते हैं दूसरे वेसल पे, जो कि है नॉन स्टिक। नॉन स्टिक जो होता है लेयर, हर एक कुकिंग के साथ थोड़ा 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 आपके फूड में जाता ही है। आपको ये हार्म करेगा। आप अगर कुछ ड्राई रोस्ट कर रहे हो तो इसको यूज कर सकते हैं, बट आप जहाँ पे ऑयल या कुछ स्क्रैच करके निकालना, जैसे डोसा या रोटी ऐसे बना रहे हो, तो आपको ये चीजें नहीं यूज करनी है। तेल वगैरह डाल के आप सब्जियां बनाते हो तो ये भी यूज नहीं करना है। अगर आप उसको तलना, उसमें तलना चाहते हो, तो वो भी आपको यूज नहीं करना है। सो टेक केयर कि आप ड्राई फ्राइंग के लिए ही इसको यूज करें, अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपको फेंकना नहीं है। नेक्स्ट इज मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन मेंटेनेंस में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उनको साफ करना, धो के रखना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हो? आप इसमें दही जमा सकते हो। दही जमाएंगे तो जो अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। थोड़ा सा टेस्ट आपको अर्दी आएगा, बट फिर भी वो बहुत न्यूट्रिशियस रहेगा। ठीक है। आप इसके लिए यूज कर सकते हो, सब्जी बना सकते हो, दाल पका सकते हो, राइस बना सकते हो। अगर आप मेंटेन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो आप ये यूज करिए। ये भी सबसे सेफेस्ट है। सो दो चीजें, एक है स्टील, एक है आपका मिट्टी का बर्तन। ये बहुत ही सेफेस्ट है, आप यूज कर सकते हो, बट टेक केयर आपको अगर मेंटेन करना होता हो तो। नेक्स्ट, हीट स्टेबिलिटी। आयरन में हीट स्टेबल रहता है। जब आप लो फ्लेम पे भी पकाते हो तो भी बहुत सही तरीके से पक जाता है। वही एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है हीट की, बट जब आप जितना ज्यादा उसमें पकाओगे उतना ज्यादा एल्यूमिनियम उसमें जाएगा। आपकी बॉडी की कैपेसिटी एल्यूमिनियम को फ्लश आउट करने में, मतलब आपकी किडनी की कैपेसिटी होती है एल्यूमिनियम को बाहर निकालने की, बट बहुत छोटे लेवल पे, छोटे क्वांटिटी में वो बाहर निकल निकाल सकता है। अगर आप उसी चीज को हर रोज एल्यूमिनियम में बनाते जाओगे, तो ये टॉक्सिसिटी
100% बनेगी। पहले से अगर इस चीज को अगर कभी ध्यान से सोचा है इसके बारे में, कभी भी जेल में कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दिया जाता है, एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना पकाया जाता है, क्यों? पित्तल बर्तन, यस। आप कॉपर के भी यूज कर सकते हो, दे आर ऑल्सो वेरी सेफ। बट अगर किसी को कॉपर जो मिनरल होता है, किडनी का फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, या किसी को डाइजेशन हार्ड होता है, तो उन लोगों में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कॉपर का जो बॉटल होता है या आपकी कढ़ाई होती है, वो हर दिन हर रोज यूज नहीं करना है। आप हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हो। जैसे आप तेल बदलते रहते हो ना, वैसे हफ्ते में भी आप बर्तन थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे, या फिर कंटिन्यू आप स्टील भी यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर का भी सेफ है, बट हर हर एक दिन के लिए नहीं चलेगा। मार्बल कोटेड इज ऑल्सो सेम। स्क्रैच करने से ये कोटिंग जो होते हैं, हर एक कोटिंग निकलता ही है। समवेयर दैट इज गोइंग टू कॉज सम हार्म टू योर बॉडी, सो वो भी सेफ नहीं है। ड्राई रोस्टिंग के लिए कोटिंग जो रहते हैं, नॉन स्टिक कोटिंग, मार्बल कोटिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग्स के आते हैं आजकल, तो वो आप ड्राई रोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन यूज देम, बट द बेस्ट आर स्टील, क्ले, एंड टू सम एक्सटेंट आपके आयरन एंड कॉपर। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। एंड यस, मैं आपको वो एग्जांपल दे रही थी कि जेल में हर एक कैदी को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही पका के, एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाने के लिए दिया जाता है। अभी भी वो कल्चर कंटिन्यूड है, बिकॉज उनको डायरेक्टली पॉइजन देके नहीं मार सकते, या फिर उनको फांसी की सजा भी नहीं दे सकते, तो उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम कर दिया जाता है बाय इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी। ये प्रूवन है, दिस इज नॉट मिथ, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो, दिस इज द रियलिटी। ओके, न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन आपके मेटल के बर्तन में, आयरन के बर्तन में, कॉपर में, और आपके क्ले के बर्तन में प्रिजर्व होते हैं। एल्यूमिनियम में, नॉन स्टिक में बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सो इन चीजों का ध्यान रखिए। नाउ कमिंग टू द स्टोरेजेस। स्टोरेज में आप प्लास्टिक जो है वो यूज ना करें। इसका बहुत बड़ा रीजन है हीट और प्लास्टिक के जो रिस्क होते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। एयर टाइट स्टोरेज का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको आज बताती हूँ। ओके, प्लास्टिक जो है, इसमें बीपीए, आपने सुना होगा, बीपीए फ्री या बीपीए एडेड प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, पानी पीने के बॉटल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, स्टोरेज आइटम्स होते हैं। ये जो होते हैं आपके जो फीमेल हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन जिसे बोला जाता है, उसको इंक्रीज करता है, जिससे कि इवन छोटे छोटे लड़कियों में पीरियड्स बहुत जल्दी आने लगते हैं। 8-9 साल 10 साल में पीरियड्स आने का एज नहीं है, राइट? फिर भी पीरियड्स जल्दी आते हैं, क्यों? दिस इज वन ऑफ द रीजन। आप ये देख सकते हो कि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, बॉयज में ये चेस्ट वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखता है। वाई? बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल्स उनमें बढ़ जाता है ड्यू टू यूज ऑफ मोर ऑफ प्लास्टिक एट होम। प्लास्टिक, जब आप कुछ चीजें स्टोर करके रखते हो प्लास्टिक जार्स में या प्लास्टिक के कंटेनर में, आपके हॉट पॉट में अगर आप चपाती रखते हो, सो सभी चीजें वहां से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लास्टिक में जो भी टॉक्सिन है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। जेनो एस्ट्रोजन के फॉर्म में प्लास्टिक में एस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करता है, मतलब सिमिलर ये रहता है उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो वो बॉडी एब्जॉर्ब आराम से कर लेता है। इसे हम फीमेल्स के पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आते हैं, पीरियड्स डिले होना या ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होना, ये सभी चीजें प्रॉब्लम आते हैं ये प्लास्टिक के वजह से।
सो बेटर आप प्लास्टिक को जितना हो सके उतना कम करें, स्टील के डब्बे यूज करें, जो कि धोने में भी आसान है, और एक ही टाइप के लाओगे तो दिखने भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप ग्लास बॉटल्स लाकर स्टोर कर सकते हो, आपके फ्रिज में भी जो आप आइटम्स रखते हो वो ग्लास बॉटल में आप स्टोर कर सकते हो, या स्टील के बर्तन में भी स्टोर कर सकते हो। प्लास्टिक के कलरफुल जो लिड्स होते हैं या उनके कलर्स डिजाइन होते हैं उस पे मत जाइए। आप अपने हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दीजिए, और आपकी जो ग्लास है स्टील है उन्हीं को यूज किया कीजिए। जब आप गर्मा गर्म खाना बना हुआ जब प्लास्टिक में रखते हो, स्टोर करते हो, या आपके एल्यूमिनियम, सॉरी, वो जो पैकेजिंग के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई अ, वो रोल बनाते हैं ना उसका, किसी को याद? फॉइल। फॉइल। यस, फॉइल पे। एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल। यस, थैंक यू। सो एल्यूमिनियम फॉइल में भी अगर आप एवरी डे रोल करके, आप अगर बच्चों का टिफिन पैक कर रहे हो या हस्बैंड का टिफिन पैक कर रहे हो या खुद का खुद यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में एल्यूमिनियम का पार्ट जाएगा। प्लास्टिक अगर आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हार्म यू। गर्मी से तो और ज्यादा इजीली टॉक्सिन्स जो है प्लास्टिक के वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो बेटर आप ये तो बिल्कुल ही ना करें। एयर टाइट कंटेनर्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसमें अपना जो न्यूट्रिएंट फूड का न्यूट्रिशन है वो भी सेफ हो जाता है, उसमें कुछ स्टोर कर रहे हो तो उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। आप जितना हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेश फूड, सभी को आजकल ये लग्जरी नहीं है कि अभी गरम गरम खाना बना लिया और खा लिया, तीनों टाइम ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी खाना स्टोर कर रहे हो तो टेक केयर यू आर स्टोरिंग इन द स्टील और इन द ग्लास कंटेनर, या फिर आप मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो सेफ। और फ्रेश फूड बनता है अगर आपके घर में उतना लग्जरी है तो दैट इज द बेस्ट एनी टाइम। बट स्टिल अगर 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे हो भी गए हैं तो रीहीट करने से बेटर है आप नॉर्मल टेम्परेचर पे वो चीज खा लें। उस कंडीशन में भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। बट आपको बार बार उस चीज को हीट नहीं करना है। फूड को फ्रिज में रख दिया, निकाला, हीट कर लिया, खा लिया, फ्रिज में रख दिया, निकाला, ओवन में रख दिया, हीट कर लिया, खा लिया, दैट इज गोइंग टू बिल्ड द टॉक्सिन्स। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सो ये हो गया कुकिंग यूटेंसिल्स और स्टोरेज वाला पार्ट। आपको किसी को बोर तो नहीं हो रहा है ना? सब अपने काम में लगे हैं, राइट? सो ऑयल्स का तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ऑयल्स कौन से यूज करने हैं, रिपीट हीटिंग नहीं करनी है, ऑयल्स को रोटेशन में आपको यूज करना है। ग्रेन्स की जो है क्वालिटी, मतलब आप जो धान्य रखते हो घर पे उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? पॉलिश्ड 25% यूज करें, होल ग्रेन जो छिलके वाले होते हैं वो 75% आप यूज करें। और वो चीजें आप हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 दिन को छिलके वाली चीजें खाएं। इससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है वो भी सही रहेगा। शुगर लेवल, किसी का प्रॉब्लम है शुगर का, डायबिटीज का, तो वो भी मेंटेन होता है। लोकल सीजनल फूड्स खाएं। आप बहुत सारा सब्जी एक ही बार लाके फ्रिज में रख दिया और उसी को बना के खा रहे, ये ना करें। एटलीस्ट डेली के जो फूड आइटम्स होते हैं वो आप ताजे लेकर आए, 1 दिन या 2 दिन में लेकर आए और बना के खाएं। इससे आपको पूरे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि फाइबर इंपॉर्टेंट होता है। आप लॉन्ग स्टोर करते हो तो उसके विटामिन भी कम हो जाते हैं, तो आप खाकर भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में पता नहीं कितने दिन से आकर, मतलब कहीं से वो एक जगह पे आने के लिए बहुत टाइम लेता है, ट्रांसपोर्टेशन में ही टाइम जाता है, तो वैसे भी उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। नेक्स्ट इज किचन एनर्जी एंड हैबिट्स। आप जब खाना बनाते हो, अगर किसी से झगड़ा हो गया है, आके बनाओगे, नमक मिर्ची ज्यादा पड़ेगी या जल जाएगा खाना, होता है। टेंशन में खाना बनाते तो ये चीजें होती है।
बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, वही ऐसे टेंशन में आके कुछ भी करते हैं, ऐसे सुनते नहीं वैसे सुनते नहीं, ये सब बोलते बोलते जब हम खाना बनाते हैं तो वो इमोशंस उसमें जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी चिड़चिड़े होते हैं। तो घर पे बता के रखो, अगर मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो मुझसे पंगा मत लो किसी चीज में, नहीं तो वो सब आपके अंदर ट्रांसफर होगा वापस, क्योंकि जो दोगे वही वापस मिलेगा। तो फ्रेश माइंड से आप खाना बनाएं। स्ट्रेसफुल कुकिंग जो होता है वो स्ट्रेस ही इंड्यूस करता है हमारे बॉडी में। हमारे साथ साथ जिन्होंने हमें टेंशन दिया उनको भी वो चीज वापस चली जाती है। ठीक है। माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। आप जब भी खाना खाने बैठते हो, बैठिए, अकेले में बैठकर भी आप खा सकते हो। आराम आराम से चबा चबा के आप खाना खाओगे तो कम क्वांटिटी में खाओगे, और जो कम क्वांटिटी का खाया हुआ रहता है उसका न्यूट्रिशन भी पूरी तरह से मिल जाता है। ऐसे नहीं कि फटाफट फटाफट ठूस लिया मुंह में और निकल गए, इससे कुछ नहीं होगा, गैस बनेगा, फिर यहाँ वहां आवाज छोड़ते फिरोगे। सो बेटर है आप थोड़ा खाएं और बैठ के अच्छे से चबा के खाएं। किसी के मीटिंग्स है, किसी का ऑफिस है, कोई मैटर नहीं करता, आप 10 मिनट 15 मिनट निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने ऊपर कितना ध्यान दोगे। प्लास्टिक कंटेनर में भी ड्राई स्टोरेज नहीं करना चाहिए ज्यादातर। मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगी, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस आंसर करते बैठूंगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा सबको, ठीक है। और आप जब भी खाना खा रहे हो तो इंडियन कल्चर में ये एक प्रैक्टिस है कि हम खाने को पहले ग्रैटिट्यूड, मतलब जिसने उपज की है, जिस किसान को जो लेकर आया है घर पे, जो लेकर आया और जो पका रहा है, उन सभी को ग्रैटिट्यूड, मतलब थैंक यू बोलकर ही हम खाना शुरू स्टार्ट करते हैं, राइट। सो ये चीज हम अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि वो जो खा रहे हैं उसको बहुत रेस्पेक्टफुली खाए, और मतलब कुछ टैंट्रम्स ना करे कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना है। बच्चों पे आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और होना भी चाहिए। अगर वो कोई हेल्दी चीज को मना कर रहे हैं तो उनको कुछ टाइम तक वो जबरदस्ती खिलाना भी जरूरी है। इससे आगे जाके उनका मतलब हेटरेट नहीं बढ़ेगा, उल्टा उनको एक प्रैक्टिस आएगा। बिकॉज मैं आजकल सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि बच्चों को फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए, फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए क्वांटिटी वाइज। बहुत ज्यादा खिला दिया बहुत अच्छा हेल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट जो हेल्दी चीज है कम अमाउंट में खिला रहे हो फिर भी खिलाना बहुत जरूरी है। आज उसने मना कर दिया, बहुत जिद कर रहा है नहीं खाना है, 2 दिन के बाद फिर से वो रिपीट करेंगे। और आप फैमिली में उसका रूल बनाइए कि घर पे जो भी खाना बनता है सबके लिए बनता है, और सभी लोग वही खाएंगे। तब जाकर आपके बच्चों को भी सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स फूड्स जो भी आप घर पे खाना बनाते हो उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो जितना आप उनका सुनोगे उतना आपको हॉस्पिटल में पैसा डालना पड़ेगा। ये आप प्रैक्टिस घर पे 100% बनाइए। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बीइंग फादर मदर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये फैमिली बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। जो भी घर पे खाना बनता है सभी के लिए बना है और सबको खाना है। ईटिंग एनवायरनमेंट, मोबाइल टीवी या कुछ मूवी लगा के ऐसे नहीं एंटरटेन करना है, स्पेशली बच्चों को। और स्पेशली आजकल के पेरेंट्स को और बड़े बूढ़ों को ये बहुत आदत लग गई है कि मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से खाना खा रहे हैं। कंप्लीटली नो है, ये बहुत गलत है, क्योंकि आपका ब्रेन, आपके जो सेंसेस होते हैं, जो मुंह में सलाइवा बनता है जिससे आपका पेट जुड़ा है, डाइजेशन जुड़ा है, वो ठीक से नहीं बनता, और जो भी खाना खाते हो वो पूरा वेस्ट हो जाता है। सो नो टीवी, नो मोबाइल, नो डिस्ट्रैक्शन। बच्चों को यहाँ वहां घुमा घुमा के खिला रहे हो, डोंट डू दैट। और उनको खुद के हाथ से जितना खिलाओगे फेंकने दो, नो प्रॉब्लम।
छोटे बच्चे हैं, यहाँ वहां गिरा कर ही खाते हैं। एटलीस्ट आप उसी एरिया को क्लीन रखें और वहां पे उनको खाने के लिए छोड़ दे। खुद से जितना खाएंगे उतना ही हेल्थ उनका बनेगा। फैमिली के साथ बैठ के खाना, एटलीस्ट 1 डे 1 मील अ डे खाना आप प्रैक्टिस रखिए। इससे आपके इमोशंस और चॉइसेस भी पता चलते हैं फैमिली के। फ्रिज किस किस के पास है? सभी के पास है? सबके पास फ्रिज है? नो, मसाले ऑल्सो यू कैंट स्टोर इन द प्लास्टिक, क्योंकि मसाले भी बहुत ज्यादा मतलब ऑयल होता है उसमें, जिससे कि इफेक्ट्स बहुत बुरे मिलते हैं। ओके, मेरे पास है, मेरे पास भी है फ्रिज। हर एक के पास फ्रिज आजकल है ही है, बहुत ही जरूरी हो गया है। और बहुत मतलब एक प्रेस्टीज का फैक्टर है कि अरे इसके घर में फ्रिज नहीं है, ऐसे बोल देते हैं अगर फ्रिज नहीं होता है तो। अगर आपके पास है तो आप बेसिक इसका यूज क्या होता है वो समझ जाइए। ये जो आपके खराब होते हैं ना फूड आइटम्स, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसको कम मतलब धीरे 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 करने, बैक्टीरिया को ग्रोथ तो होना ही है, बट वो धीरे धीरे होगा। इसका मतलब, सॉरी, फ्रिज का मतलब ये नहीं है कि आपका खाना बिल्कुल खराब नहीं, खाना खराब होता ही है। आप जब भी फ्रिज में कोई फूड स्टोर कर रहे हो, पका हुआ खाना स्टोर कर रहे हो, तो उसको अच्छे से ठंडा होने दो, तभी जाकर आप रखेंगे। अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे। कुछ खुला पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया, मैंने बहुत घरों में देखा है ये। कुछ भी एक वेसल में रख देते हैं और उसके ऊपर ढक्कन ही नहीं रहता। ये नहीं करना है। इसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारे अलग अलग चीजें रखी जाती है। टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फ्रिज में पूरी तरह से भर भर के सारी चीजें ठूस के नहीं रखनी है। इससे उसमें जो ठंडा एयर सर्कुलेट होता है वो नहीं होगा, और आपकी सब्जियां वैसे भी सड़ने लगती हैं, और वो सब्जियां खा के कुछ फायदा नहीं है। आप दही, दूध या मलाई रख सकते हो, बट उसको भी ढक के रखिएगा, ओपन नहीं रखना है। ठीक है? और लॉन्ग टर्म, 4 दिन 5 दिन आपने अगर रखा है कुछ चीजें फ्रिज में, तो प्लीज उसको खाइएगा मत। ऑलरेडी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। कुछ ड्राई चीजें रख रहे हो, ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, डेफिनेटली यू कैन स्टोर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप रेफ्रिजरेटर में, आप ये ना समझे कि खराब नहीं होता है, खराब होता है, 100% खराब होता है, बस उसका टाइम डिले हो जाता है। और जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, अगर आप भर भर के उसमें अंदर ठूसेंगे सामान, सब्जियां भी रख दी, सब कुछ रख दिया, ओवरलोड कर दिया फ्रिज को, तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन इन रेफ्रिजरेटर, जो विटामिन सी, मतलब आपके नींबू है, टमाटर है, ककड़ी है, यूजुअली आपको बाहर रखना चाहिए, जो कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसमें से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है, फ्रिज में वो नहीं सस्टेन करता। लाइट और ऑक्सीजन से विटामिन सी उड़ने लगता है, एब्जॉर्ब नहीं, मतलब स्टेबल नहीं रहता है फूड में। कट वेजिटेबल्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, फटाफट जो सब्जी बनाने हेल्प हो जाएगा। वैसे भी आपको नहीं रखना है। अगर आपको रखना भी है तो एक दिन के लिए रख सकते हो, या फिर एक रात के लिए रख सकते हो। आज रात में कट कर दिया और सुबह सब्जी बना दी, या सुबह कट करके रख दिया, रात में सब्जी बना ली, इतना आप कर सकते हो, बट लॉन्ग टाइम नहीं रखना है। सभी को लगता है, एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वेजिटेबल्स कट करके एयर टाइट कंटेनर में हम बंद करके रख देते हैं तो फ्रिज भी ऑर्गेनाइज लगेगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। बट ये गलत है। ये प्रैक्टिस ही गलत है, क्योंकि जब आप कट करते हो तो आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है।
मतलब वहां पे एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि कोई बैक्टीरिया वहां पे पनप सके। तो उससे एक तो मॉइस्चर भी लूज होगा, उसका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी वो भी निकल जाएगी। और जो ताजे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनका मॉइस्चर निकलने लगता है, उनमें कोई न्यूट्रिएंट बचता नहीं है। सो आप ये प्रैक्टिस ना करें, कट करके वेजिटेबल्स कभी भी फ्रिज में ना रखें। कुक्ड फूड स्टोरेज, जैसे मैंने बोला कि आप जब भी पका हुआ खाना रखते हैं तो उस चीज को आप ठंडा होने के बाद ही निकाल फ्रिज में रखें। और अब जब निकाल रहे हो और उसको थोड़ा सा कुछ गर्म करके खाना है तो टेम्परेचर डाउन हो जाए फिर ही उसको खाएं। इसका केयर आप ले। एक और चीज यहाँ पे, एक अच्छा मैं आपको टिप दे रही हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो आपका राइस होता है, चावल बच जाता है, राइट? सभी को लगता है कि ये चावल खराब है, राइट? बट ये चावल खराब नहीं होता। चावल की एक क्वालिटी होती है, इसमें स्टार्च होता है। जो आप 6 to 8 आवर्स के लिए अगर रखते हो तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बन जाता है, जो कि डायबिटीज के लिए या किसी जिसको स्टमक का इशू होता है उनके लिए सही होता है। तो आप रात में जो राइस रखते हो, अगर फ्रिज में भी स्टोर कर रहे हो, तो वो राइस आप बिंदास सुबह खा सकते हो। इवन डायबिटीज जिसको है वो अगर खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। जबकि क्या करते हैं हमारे घर पे, हम सबके घर पे, खराब है फेंक दिया, खराब है फेंक दिया, कल रात का है फेंक दिया। ऐसे मत करिए, उसको यूज कर सकते हैं या फिर आप फर्मेंटेड राइस के फॉर्म में भी उसको खा सकते हैं सुबह। फर्मेंटेड राइस किस किस को पता है? एनी आइडिया? कांजी, राइट? सो दैट यू कैन प्रिपेयर। रात को थोड़ा सा चावल ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, 1 चम्मच दही डाल दी, ढक के रख दिया बाहर। फ्रिज में भी रख सकते हो, बाहर रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। सुबह उठ के थोड़ा सा ऑयल डाला कढ़ाई में, आपका जो फली है, शिंगदाना, कड़ी पत्ता और धनिया, ये सब डाल के तड़का देकर आप उस राइस पे वो चीज डालोगे। राइस को उसमें नहीं ट्रांसफर करोगे कढ़ाई में, राइस पे ये चीज डाल के आप मिक्स करके खाओ। टेस्ट भी अच्छा है, आपका विटामिन B12 भी बढ़ता है इससे। ये प्री प्रो बायोटिक आपको आराम से आपके घर पे मिल जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हो तो ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है, आप इस चीज को हर रोज खा सकते हो। ठीक है? और जितना आप ज्यादा ये करेंगे, फ्रिज में स्टोर्ड फूड रखेंगे, उतना खराब हेल्थ होगा आपका। सो टेक केयर, ज्यादातर पका हुआ चीज आप फ्रिज में स्टोर नहीं करेंगे एक्सेप्ट द राइस। रेफ्रिजरेटर ओवर क्राउडिंग, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि बहुत ज्यादा 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 चीजें उसमें नहीं रखनी है, जिससे कि उसका जो ऑक्सीजन फ्लो है वो कम हो जाता है और फूड्स की क्वालिटी लो हो जाती है। फ्रिज में कभी भी प्लास्टिक वाली चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि इससे भी ज्यादा जो आपका एस्ट्रोजन है एब्जॉर्ब होने लगता है और आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो बेटर आप स्टील या फिर ग्लास, ये दो यूज करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है किचन स्पॉन्ज, जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन होता है। किचन में बर्तन जो घिसते हैं ना, वो वाला जो स्पॉन्ज होता है वो पूरा ऐसे टुकड़ा टुकड़ा होकर निकलने तक कौन यूज करता है? करते हैं ना? यूजुअली हम फीमेल्स करते हैं। एक तो आलस होती है नया निकालने में, या फिर लेकर नहीं आए, या फिर हम लिस्ट में डालना भूल गए, या फिर हाँ है अभी घिस तो रहा है ना तो रखते हैं। ये चीज करते हैं, है ना? फेंकते नहीं है जल्दी। बट आपको हर 1 डेढ़ महीने में इसको फेंक देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होते रहता है। जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो स्क्रबर से या किसी से कौन धोता है ये प्रैक्टिस मैंने बहुत सारे लोगों के घर में देखा है। आप में से कोई है?
जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वो स्पॉन्ज या स्क्रबर होता है वो यूज करके धोते हैं? नो। ग्रेट, वेरी नाइस। यूज नहीं करते तो बेस्ट थिंग है। अगर आप कहीं किसी को देखते हो कि वो यूज कर रहे हैं तो प्लीज उनको स्टॉप करिए, उनको बताइए कि वो गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि आप जो स्पॉन्ज यूज करते हो, वो जो सब्जी और फल को धोने के लिए, उसमें कीटाणु होते हैं, वो वैसे ही रह जाते हैं, वो उस स्पॉन्ज में ग्रो होंगे, और आप जब बर्तन घिसेंगे तो वो उसमें ट्रांसफर होंगे। इसको बोलते हैं कंटामिनेशन, रॉ एंड कुक्ड फूड कंटामिनेशन। इससे भी बीमारियां फैलती हैं। और आप जब सोप बॉक्स में उसको वैसे ही रख देते हो, वो भी नहीं करना है। उससे जो पानी जली जली फॉर्म होता है, आपने देखा है, स्टिकी स्टिकी हो जाता है लॉन्ग टर्म पे, अगर आप वैसे ही अगर रख रहे हो। होता है? ऑब्जर्व किया है? यस, वेरी नाइस। नमक और गर्म पानी से आपको उसे धोना है। एटलीस्ट हर रोज नहीं हो रहा है तो 2 दिन में एक बार तो उसको धोना है। या फिर सिंपल आप पानी के नीचे उसको, वाटर उसमें मतलब पानी के नीचे, बहते हुए पानी के नीचे पकड़ के भी उसको हर बार जब आप धो रहे हो तो उसको धो के रख दीजिए। या फिर कभी धूप में रख दिया, ये भी आप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन द हाइजीन। किचन का जो एनवायरनमेंट होता है, कभी गर्म कभी ठंडा, ये सब कुछ होते रहता है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इस चीज को अवॉइड करें। क्रॉस कंटामिनेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप सब्जी फल उससे स्क्रब करते हो फिर वही बर्तन के लिए यूज करते हो, तो वो नहीं करना है। उससे क्रॉस कंटामिनेशन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है। इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। एक तो आप सन ड्राई करें स्पॉन्ज को, हफ्ते में या 2 हफ्ते में, अगर बहुत ही ज्यादा आप यूज करते हो उसको तो रिप्लेस करें। या फिर आप जो वो, अगर आप क्लॉथ या कोई कोई, मैंने ये भी देखा है कि सॉक्स यूज कर लेते हैं, ग्लास के बर्तन को साफ करने में सॉक्स यूज करते हैं। धुला हुआ सॉक्स या प्लास्टिक के बर्तन को साफ करने के लिए यूज करते हैं। प्लीज मत करिए। सारे कीटाणुओं को जमा होकर हेल्थ इश्यूज कॉज करने में ये बहुत बड़ा किरदार निभाता है उसमें। सो ये मत करिए। किसी के घर में अगर आप जाते हो, अगर दिखता है तो प्लीज उनको अवेयर करिए कि ये गलत है। ठीक है? सो ये चीज ना करें। इससे आपके जो इन्फेक्शंस हैं होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक आप सभी को कुछ यूजफुल टिप्स मिले? आपके किचन में क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा है, ये आपके माइंड में क्लियर हुआ है? यस। यस। ओके। बहुत सारे। ओके, ग्रेट। यस। सो कुछ एक्स्ट्रा बता दूं आपको, बोनस दे दूं? जो आपका थोड़ा सा ये न्यूट्रिशन साइड में आता है, थोड़ा सा केमिकल जो फंक्शन होता है इसमें, उसके साइड में आता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये अगर आप समझेंगे तो आगे के जो मेरे सेशंस होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। एक तो रिपीटेड हीटिंग, बार बार गर्म करना, या तेज आंच पे पकाना, या फिर लंबे समय तक आप अगर खाना पका रहे हो, तो उससे क्या होता है? प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है। आप प्रोटीन हेल्दी खाना खाते हो, प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं हम लोग, प्रोटीन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पनीर खाते हैं, सोया खाते हैं, सभी दालें खाते हैं, प्रोटीन बहुत खाते हैं, राइट? बट वो प्रोटीन आपको मिलता है, आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है क्या? आप श्योर हो कि वो एब्जॉर्ब होता है? श्योर नहीं है, राइट? आप जब बहुत तेज आंच पे पकाओगे, बहुत जल्दी जल्दी बनाओगे, या फिर आप बार बार पका के खाओगे, तो आपके प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है। ये अगर टूट गया तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। उल्टा ये जो टूटे हुए हिस्से होते हैं आपके बॉडी में वैसे ही रह जाते हैं, जिससे
जैसे कि एक पाइप में कचरा जमा होता है ना, उस टाइप में कचरा जमा होकर आपको बीमारियां होती है। पेट की बीमारी, सर दर्द, गैस, ये सभी बहुत कॉमन है। और ऊपर से आपको प्रोटीन तो मिलता ही नहीं है। आप खा तो रहे हो हेल्दी सब कुछ, आपको लगता है बहुत हेल्दी खा रहे हैं, बट उसको पका कहाँ रहे हो आप अच्छे से, जिससे कि वो आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। सो टेक केयर। आप ये ध्यान में रखें कि इससे क्या नुकसान होता है। जब भी आप फ्लेम हाई करोगे कुछ पकाने के लिए, तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए, इमिडिएटली आप लो फ्लेम करें और अच्छे से पकाएं। प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक टाइम मैनेजमेंट वाला एक चार्ट बना लो कि इस टाइम में मुझे यही करना है, इस टाइम में मुझे यही करना है। सब कुछ आप एक ही साथ करने का सोचोगे तो सब ये भी बिगड़ेगा, वो भी बिगड़ेगा। जब खाना बना रहे हो, आप एक ही घंटा दे रहे हो, तो उतना टाइम उसको डेडिकेट करिए। बाकी का आपके पास बहुत सारा टाइम मिल जाएगा अलग अलग चीजें करने के लिए। आपके दिमाग में वो बोलते हैं ना कीड़े पड़ जाते हैं, वैसे नहीं होता है। आज सुबह क्या सब्जी बनानी है, शाम को क्या सब्जी बनानी है, एटलीस्ट आप एक दिन पहले से वो सोच कर रखिए, तो आपको हेल्प हो जाता है। आराम से ये खाना बनाकर आप हेल्दी, जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करने लायक बनाकर खा सकते हो। और आपका जो फैट होता है, तेल है, घी है, ये सारी चीजें, ये लिपिड पेरोक्साइड्स में बदल जाते हैं, जो कि एक फ्री रेडिकल का फॉर्म होता है। आप सभी ने ट्रांस फैट सुना है? ट्रांस फैट ये वर्ड सभी ने सुना है? यस और नो? ओके। ट्रांस फैट सुना है? ट्रांस फैट सुना है कि कुछ लोगों ने नहीं सुना है। ट्रांस फैट वो होता है जो कि खराब वाला फैट होता है, जो आपके हार्ट के वेसल्स में, आर्टरीज में, मतलब ये थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म हो जाएंगे, बट जो पाइप्स होते हैं आपके इसमें, नस, उसमें वो जमा होने लगते हैं, आपके जो ब्लड फ्लो है उसको बिगाड़ने लगते हैं। तो जब आप ज्यादा हीट करते हो तो आपका फैट ट्रांस फैट में बदल बदल जाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते। और जो बी विटामिन है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बी विटामिन बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट से। तो आप ओवर कुक करोगे, हाई हीट पे खाना बनाओगे, तो ये बी विटामिन पूरी तरह निकल जाते हैं। सो बेटर, आप जब भी ढक खाना बनाते हो तो ढक के बनाओ, मीडियम टू लो फ्लेम फ्लेम पे बनाओ। और यहाँ पे एक बोनस टिप देना चाहती हूँ मैं। ये बी विटामिन डेफिनेटली आपके वाटर के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू, स्टीम जब निकलता है खाना पकाते समय, उसके साथ निकल जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो इन चीजों को बैलेंस कैसे करोगे? किसी को कुछ आइडिया है यहाँ पे? यहाँ पे आप फ्रूट्स और सैलेड्स खाओगे। फ्रूट्स और सैलेड्स में ये चीजें ज्यादा होती हैं, और ये चीजें हम सैलेड्स कच्चा खा सकते हैं, राइट? कच्चा खा सकते हैं हम लोग सैलेड्स को, सैलेड्स कच्चे ही खाते हैं, सही है। सीड्स में भी होता है। एवरी फूड कंटेन्स विटामिन, वो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल सभी होते हैं। नहीं, चपाती और रोटी भी आप हाई टू मीडियम, हाँ, वो तो उस पे ही बनाना पड़ेगा। उसके बिना फिर वो कच्चे हो जाते हैं रोटी और चपाती। वो तो हाई फ्लेम पे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें ज्यादा आपको फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ठीक है। सो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे आज से। यहाँ आज का सेशन कंप्लीट होता है। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, और जो भी आपको क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। ठीक है, आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैं चैट बॉक्स में देख लूँ आपके क्वेश्चंस है यहाँ पे।
हॅलो. हा, बोले हा, बोले आवाज बोले. येत आहे? मला एक हे विचारायचं होतं. हम्म. मोठी मुलगी स्विमिंगला आहे, तर हा. तिच्याविषयी डाएट चार्ट्स हे सांगितलंय तिच्या मॅडमनी. तर तिला चिकन सूप घ्यायला सांगितलं. तर आपण तर नॉनव्हेज अलाउ नाही करत त्यांना. तर तिला त्याच्याविषयी थोडासा डाएट चार्ट पाहिजे होता तिचा. हम्म. म्हणजे त्याच्या याच्यामध्ये बदल्यात आपण काय देऊ शकतो तिला, एग्स आणि चिकन सूप याच्या बदल्यात. अच्छा, हे तुम्हाला मी प्रोटीन सोर्सेस सगळे व्हॉट्सअपमध्ये टाकू? हो हो, चालते चालेल. चालते, ठीक आहे. नॉनव्हेज हो हो. खायची अगदी काही गरज नाहीये, बिलकुल बस नको. ते. ठीक आहे. हो हो. ओके. बस ठीक. बाकी थँक्यू. आजचं सेशन कसं वाटलं तुम्हाला? वाटलं खूप. मी तरी थोडं पहिले एक दोन पॉइंट मिस केले. लेट अच्छा. झाला मला हे करायला. म्हणजे माझ्यात ओके. ते ऍप डाउनलोड नव्हतं झूम. हम्म. थोडासा वेळ गेला माझा, पण छान वाटलं. काम करत करत ऐकलं मी. ओके. हा, ठीक आहे. ते पाहिलं. ठीक है, थैंक यू. हो, थँक्यू. हाँ, और किसी को कुछ डाउट्स है? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज. श्रुति, प्रियंका. मी एक प्रश्न विचारलेला चॅट बॉक्समध्ये. हाँ. प्लास्टिक कंटेनर्स बद्दल जेव्हा आपण बोललो तर ड्राय साहित्य जे असतं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल धान्य असतं हम्म. किंवा काही ते ठेवायला सुद्धा प्लास्टिक जर नाही वापरलं तर त्याला ऑप्शन्स काय आहेत? प्लास्टिक जर नाही वापरला तर तुम्ही ग्लास बॉटल्स म्हणजे छोटे छोटे क्वांटिटीमध्ये जर यूज करत असाल तर ग्लास बॉटल्स प्लास्टिक लिड सोबत पण चालेल. जर तुम्हाला सर्वच काय व्यवस्थित भेटलं, स्टीलचं लिड आहे आणि ग्लास बॉटल आहे, दॅट इज बेस्ट. ठीक आहे. अदरवाईज तुम्ही स्टीलच्या डब्यामध्ये स्टोअर करू शकतात. आणि जर तुम्ही खूप सारा क्वांटिटी म्हणजे 25 किलो 30 किलो जर आणत असाल तर टीनचे डबे मिळतात ना, ते हा. तुम्ही यूज करू शकतात. ओके ओके. बिकॉज लाकडाचे किंवा दुसरे कुठले वापरणं खूप अवघड हा, कारण पडतो नॉर्मली सिटीवरती तर. आपण आपण प्लास्टिक पटकन युज करतो कारण त्याच्यात लवकर किडे लागत नाही किंवा अ, आपल्या क्लायमेटला सूट होणार म्हणून प्लास्टिक हा पटकन युज होतो. नाही, ऍक्च्युली मी जे ऑब्झर्व केलंय इथे आल्यानंतर की प्लास्टिकमध्येच किडे जास्त लागतात. ओके. सो ग्लास इज द बेस्ट. ग्लास फॉर स्मॉल क्वांटिटी स्टोरेज. बाकी स्टीलचे किंवा टीनचे डबे तुम्ही यूज करू शकता किंवा अल्युमिनियमचे पण तुम्ही यूज करू शकता फॉर व्हेरी ड्राई म्हणजे असं धान्य वगैरे ठेवायला, दॅट इज फाईन. ओके ओके. बट जास्त नका यूज करू, लिमिटेड काही गोष्टी यूज करा. बाकी तुम्हाला कसं वाटलं? बेस्ट. म्हणजे काही गोष्टी आहेत की ज्या रेग्युलर मध्ये होत होत्या, जे आपण असं वाटायचं की अरे हा याने काय फरक पडत नाहीये. हम्म. पण ते डाऊट्स क्लिअर झालेत की ओके याने पण फरक पडतोय. येस. सो तेच आपल्याला अवेअरनेस नसतो. तर आजपासून सर्व लोक म्हणजे सर्व जे पण आहे तिथे, जो भी है यहाँ पे, सब कुछ फॉलो करेंगे, चेंजेस करेंगे और मुझे फोटोज डालेंगे कम्युनिटी में. कम्युनिटी में जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ में आने दो कि हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या है सेशन में. ठीक है. सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए, ये चीजें अवेयरनेस स्प्रेड हो. आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में आप लिंक शेयर कर सकते हो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए. सेशंस ज्वाइन करने के लिए भी उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो सो दैट उनकी भी फैमिली में कुछ हेल्थ इंप्रूव हो. ओके, थैंक यू हिरल. और किसी को कुछ है डाउट? ये गैलेक्सी किसका है? गैलेक्सी A17. ओके, श्रुति, एनी डाउट्स यू हैव? Yes, I have a doubt. ये श्रुति. Many people use oil or ghee while cooking chapati. So, हम्म. which one is good? I have heard somewhere that while cooking chapati on the tawa, if we हम्म. put ghee, it will be not good for while when we eat, it will be not good for our body. So, यस. how about oil is good, and which one is better? एक्चुअली व्हेन यू आर यूजिंग घी, दैट इज बेस्ट. बिकॉज जो आपके घी का और ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट होता है, मतलब आप जब तवे पे डालते हो तो उसका स्मोक निकलता है. ऑयल डालोगे तो भी निकलता है और घी डालोगे तो भी निकलता है.
ऑयल का जो है ट्रांस फैट में बदलना बहुत जल्दी हो जाता है, घी का चेंज नहीं होता, फैट का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता। इसीलिए जब हम पराठे या चपाती बनाते हैं तो हम घी लगा के अगर उसको सेकते हैं, दैट इज गुड प्रैक्टिस। इनफैक्ट वो इजी डाइजेशन में हेल्प करता है। बट वहीं पे आप जब तेल डालते हो तो वो ट्रांस फैट में बदल जाता है, वो आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। घी इज ऑल टाइम गुड फॉर कुकिंग ऑल्सो, फॉर कंजम्पशन ऑल्सो, फॉर अप्लाइंग ऑन चपाती ऑल्सो। ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया है मार्केट में, घी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। घी इज द बेस्ट सोर्स। बट हाँ, उसका भी एक लिमिट होता है, किसको कितना खाना चाहिए वो भी एक सेफ हमको पोर्शन ध्यान में रखना चाहिए। नॉर्मल जो हेल्दी है एटलीस्ट 3 टीस्पून अ डे आप खा सकते हो ओके घी। ओके। ओके, थैंक यू। एंड ऑल्सो मैंने ये सुना था कि घी डायरेक्टली हम तवे पे नहीं लगाना चाहिए जब चपाती बना रहे हैं या पराठे बना रहे हैं, पर नहीं लगा उसको सकते। बाद में अगर गरम, बाद में तवे से निकालने के बाद अगर उस पे अप्लाई करके घी हो या बटर हो जैसे हम पराठे पे खाते हैं, तो हम्म। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ देन अप्लाइंग इट डायरेक्टली ऑन द तवा व्हेन इट इज ऑन तवा। नो, वी कैन अप्लाई बोथ वेज, वो उतना ही बेनिफिट देता है क्योंकि घी का जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स का ये रहता है, उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो रीच हो नहीं होता एक्चुअली। हम्म। तो आप दोनों प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। एनीवन एल्स? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। आप सभी कैमरा ऑन करो। मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूं कि मैं खुद को देखूं। नाइस। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं? अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ, पूछ लीजिए। अगर नहीं है तो हम ये सेशन क्लोज कर सकते हैं। ओके। आप चैट बॉक्स में एक, मतलब आपको जो लगता है वो रिव्यू ऐड करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। चैट बॉक्स में प्लीज पुट योर रिव्यू। अबाउट द सेशन, कैसे आपको लगा? कि कोई रेडी नहीं है रिव्यूज डालने के लिए? Typing the reviews, so it take time. ओके। एंड आपको नेक्स्ट या फिर कोई भी एक फ्यूचर सेशंस में अगर लूँ कोई एक टॉपिक ऐसे लगता है कि बहुत जरूरी है, सो प्लीज वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। या तो मैं नोट डाउन कर लूँ या फिर आप चैट बॉक्स में डालिए, सो दैट मैं लिस्ट आउट करूँ कि कौन सा मैं लिंक कर कर एक सीरीज बनाऊं जिससे कि सभी को हेल्प हो। कोई भी एक टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ। थैंक यू। थैंक यू श्रुति।
आज विजय लक्ष्मी जी सिर्फ सुन रही है, एक्टिव नहीं है। Thank you, Hiral. Yes, changes, definitely it will take time, but best if you do it.